और आज का सब्जेक्ट है राज्य व्यवस्था। आवाज पहुंच रही है मेरी? यस सर। लिखा हुआ क्लियर दिखाई दे रहा है? नो सर। लिखा हुआ क्लियर दिखाई नहीं है? यस सर। चलिए, तो हमें पढ़ना है राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था में हमको पढ़ना है संविधान। सभी विद्यार्थी याद रखिएगा, अगर किसी का कोई डाउट हो तो लास्ट में पूछेगा, मैं 10 मिनट आपको दे दूंगा। ठीक है? संविधान। अब भारत में संविधान का निर्माण कैसे हुआ? भारत में संविधान का निर्माण कैसे हुआ है? अब इससे पहले हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि संविधान का जो पृष्ठभूमि था, बैकग्राउंड, वो कहां से इसका जो है बन के आता है। पृष्ठभूमि तो ध्यान रखिएगा, जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी, नाम सुने होंगे आप, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ब्रिटेन में 1699 में हुई थी। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में आई तो ये आई थी सिर्फ व्यापार करने के लिए। और व्यापार करते करते इन्होंने इस तरीके का आतंक फैलाया कि भारत से एक आवाज उठी लंदन के लिए, इस ईस्ट इंडिया कंपनी को कैसे रोका जाए। जब ये आवाज उठी तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से बात चल रही है संविधान की, कि संविधान का जो विकास है वो कैसे होके आया, जो हमारे देश का संविधान बना है उसका विकास कैसे हुआ। तो सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1773 में एक एक्ट पारित किया। एक्ट समझते हैं? यानी अधिनियम, हिंदी में अधिनियम। अधिनियम। ईस्ट इंडिया कंपनी जब अपने देश भारत में आई और आने के बाद में जब व्यापार के साथ साथ इसने बहुत शोषण किया, तो एक आवाज उठी कि इसका कुछ नियंत्रण किया जाए। तो ब्रिटेन से, लंदन से एक एक्ट बन के आया 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी की। अब इस एक्ट में क्या था ये हमारे संविधान बना। तो ये जो 1773 का जो अधिनियम है, इसमें कुछ बात लिख के आई ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो भारत में थी उसके लिए। तो इस अधिनियम में पहली बात ये लिखी थी कि बंगाल आज का जो पश्चिमी बंगाल है और बांग्लादेश है, ये दोनों मिला के बंगाल था। तो इस बंगाल का जो गवर्नर हुआ करता था उसका नाम गवर्नर जनरल कर दिया गया। गवर्नर जनरल, क्या बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाएगा। ये इस अधिनियम में ये बात लिख के आई पहली बार। अब दूसरा बात क्या लिख के आया है? दूसरा बात लिख के आया है कि इस गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में, यानी इस गवर्नर जनरल के साथ में जो काम करने वाले व्यक्ति थे उसको बोलते हैं कार्यकारिणी। तो कार्यकारिणी में 3 व्यक्तियों की नियुक्ति की गई। 3 व्यक्ति,
कि इस गवर्नर जनरल के साथ में 3 व्यक्तियों का नियुक्ति किया जा रहा है जो उसकी कार्यकारिणी रहेगी और उनके अनुसार काम होगा। वो 3 व्यक्ति कौन थे? 3 नहीं 4, सॉरी 4 व्यक्तियों का नियुक्ति किया गया। अब वो 4 व्यक्ति कौन कौन है? पहले व्यक्ति थे वारवेल, दूसरे व्यक्ति थे मानसन, तीसरे व्यक्ति थे क्लेवरिंग, और चौथे थे फिलिप फ्रांसिस। यानी इस गवर्नर जनरल की, जो बंगाल का गवर्नर जनरल, इसकी कार्यकारिणी में 4 व्यक्तियों की नियुक्ति की गई कि अब ये गवर्नर जनरल कोई भी काम करेगा तो इन 4 व्यक्तियों की सलाह से करेगा। इस अधिनियम में ये बात लिख के आई और इस अधिनियम के तहत इन व्यक्तियों का नियुक्ति हुआ इसकी कार्यकारिणी। आवाज पहुंच रही है मेरी क्लियर आप तक? कोई बताइए उधर से अपना माइक करके। हैं? यस सर। यस सर। ठीक ओके। अब अगला बात इसमें लिख के आया, पहली बात इस एक्ट के तहत ये थी कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाएगा। दूसरी बात ये थी कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 4 व्यक्तियों की नियुक्ति की गई क्योंकि ये गवर्नर जनरल कोई भी काम करेगा तो इनकी बहुमत से करेगा, इनकी सलाह से करेगा। अब तीसरी बात उसमें क्या लेके आई इस एक्ट के अंदर? तीसरी बात लिख के आई कि कलकत्ता में, कलकत्ता समझते हैं? कलकत्ता में, आज का नाम कोलकाता है तब कलकत्ता, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। सुप्रीम कोर्ट, ध्यान रखिएगा, दिल्ली वाला नहीं, कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इस एक्ट के तहत हुई है। 1773 के अधिनियम के तहत कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, लेकिन इसका काम जो है सुप्रीम कोर्ट ने 1774 से शुरू किया था। ये ध्यान रखिएगा, पेपर में सवाल यहीं से आएगा कि स्थापना पूछ रहा है कि काम पूछ रहा है। इस सुप्रीम कोर्ट ने काम शुरू किए थे 1774 से, लेकिन इसका स्थापना हुआ है इस एक्ट के तहत ये 1773 में। ये ध्यान रखने वाली बात। तो ये 3 बात इस अधिनियम में लिख के आई जो 1773 का ये एक्ट। बात चल रही है संविधान के विकास की, भारत का जो संविधान बना है उसका विकास कहां से होके आ रहा है, कैसे कैसे होके आ रहा है और क्या हो रहा है। तो इसलिए ये इस एक्ट के तहत ये 3 काम हुए, ठीक है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट था, इसके जो मुख्य जज थे उनका नाम था एलिजा इम्फे। ये सुप्रीम कोर्ट के हेड थे, यानी मुख्य जज। और इनके साथ में 3 व्यक्ति और थे जिनका नाम था HCL, हाइड। H का मतलब हाइड, C का मतलब चैम्बर्स और L का मतलब है, यहां देखिए, L का मतलब है लीमेस्टर्स। ये 3 व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के जज थे। ये कलकत्ता वाले सुप्रीम कोर्ट के, कलकत्ता वाले सुप्रीम कोर्ट के जज थे 3 व्यक्ति। इनके हेड से एलिजा इम्फे और 3 जज ये और थे। ध्यान रखिएगा, ये 3 जज हैं और वो जो है वो इस गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के 4 सदस्य। ध्यान रखिएगा, इधर उधर नहीं होना चाहिए।
ठीक है, आई बात समझ में? यस सर। अरे कोई तो बोलो उधर से सर। भाई। और इस एक्ट के यस तहत, सर। जी जी बोलिए। अच्छा चलिए। और इस एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल बना पहला, उसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। ध्यान दीजिएगा, आगे अभी एक नाम आएगा, उसका नाम होगा लॉर्ड हेस्टिंग्स, लेकिन यह है वारेन हेस्टिंग्स। इस एक्ट के तहत बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। इस अधिनियम के तहत ये 4 मुख्य बातें आई थी। बाकी बात तो और भी लेके आई थी, ये आप जो किताब में पढ़िएगा, इसका किताब आता है इसका एम लक्ष्मीकांत हिंदी। लेकिन जो पेपर से संबंधित बातें हैं वो इन 4 में से पेपर में सवाल आता है कि ये 4 बातें इस एक्ट के अंदर लिख के आई। ठीक, आगे अगर इससे संबंधित किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। आपको 1 मिनट का समय दिया जाता है। ठीक कर दिया जाएगा। आगे का है, अब दूसरा अधिनियम बन के आया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। सेटलमेंट ये आया 1781 में। ये ध्यान दीजिएगा, जो एक्ट जब बन रहा है और उसके अंदर जो काम हो रहा है वो तभी से लागू है, उससे पहले से नहीं। अब 1773 के एक्ट में जो बात लेके आई उसके बाद फिर ये दूसरा एक्ट बना। अब इसमें क्या क्या लेके आया है, इसमें कौन कौन से पॉइंट लेके आए हैं? पहला पॉइंट था कि जो बंगाल था, बंगाल, उस बंगाल में से बिहार, उड़ीसा और बंगाल 3 प्रांत बनाए गए इस एक्ट के तहत। इस एक्ट के तहत बंगाल में से 3 प्रांत बनाए गए, बिहार, उड़ीसा और एक बंगाल। और इन तीनों के लिए कानून बनाने का अधिकार भी गवर्नर जनरल को मिल गया। इन तीनों में 3 जो प्रांत हैं, इनके लिए यदि शासन चलाने में किसी कानून के बनाने की आवश्यकता पड़ेगी तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो कानून बना सकता है। वो भी कार्यकारिणी की जो समिति है, इसमें 4 व्यक्ति हैं और एक गवर्नर जनरल है एक, तो वो गवर्नर जनरल इन 4 व्यक्तियों की सलाह से इनके लिए कोई कानून बना सकता है, आवश्यकता पड़ेगी। ये इस एक्ट के तहत, इस अधिनियम के तहत ये बात लिख के आई, गवर्नर जनरल को कानून बनाने का अधिकार मिल गया इन 3 प्रांतों के लिए, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। दूसरा है, और गवर्नर जनरल को, यानी इस एक्ट से पहले क्या था कि गवर्नर जनरल कोई भी काम कर रहा है तो उस काम के खिलाफ कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली जाती थी। लेकिन जब ये एक्ट आया तो इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट से मुक्त कर दिया। यानी अब गवर्नर जनरल के कामकाज के प्रति सुप्रीम कोर्ट में कोई व्यक्ति नहीं जाएगा, और उससे पहले जा सकता था। इसलिए पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बहुत परेशान रहे इस चक्कर में कि वो कोई भी काम कर रहे हैं तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंच जा रहा है आदमी। लेकिन इसमें ये जो है मुक्ति मिल गई गवर्नर जनरल को सुप्रीम कोर्ट से।
कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट से, ध्यान रखिए। अगला पॉइंट है कि सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को सीमित करते हुए उसकी राजस्व अधिकारिता भी समाप्त कर दी गई। पहले क्या था कि जितना भी राजस्व वसूला जाता था वो सुप्रीम कोर्ट की कस्टडी में, लेकिन जब ये वाला अधिनियम आया तो राजस्व वसूलने की शक्ति को सुप्रीम कोर्ट से अलग कर दिया, यानी अब उस राजस्व वसूलने का काम गवर्नर जनरल के हाथ में हो गया और सुप्रीम कोर्ट हो गया मुक्त। अब सुप्रीम कोर्ट को राजस्व से कोई मतलब नहीं रहा इस एक्ट के तहत। ये 3 मुख्य बातें इस अधिनियम के तहत हुई हैं जो आगे जो है चलता जा रहा है। ध्यान दीजिए कि बात चल रही संवैधानिक विकास की, कि संविधान का विकास कैसे कैसे होता आ रहा है। ठीक, यहां तक किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। 1 मिनट के इंतजार पर हैं। कोई तो बोलिए, हाँ ना तो करिए भाई। चलिए आगे चलिए, कैसे चल रहा है संविधान का विकास जानना बहुत जरूरी। अगला एक्ट आया तीसरा, इसको बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। ये आया था 1784 में। ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ साफ दिखाई दे रहा है या नहीं? कोई तो बोलिए। नो सर। नहीं दिखाई दे रहा है? नो सर। नो, हम तो इतना बड़ा बड़ा लिखते हैं, ये तो बड़ा दिक्कत है। थोड़ा मार्कर प्रॉब्लम है, आवाज सुनिएगा, बाकी कल से ये भी समस्या दूर हो जाएगी। जरा एक बार हम भी देखें कैसे नहीं दिख रहा। अच्छा, ये सही कह रहे हैं, मार्कर थोड़ा ठीक काम नहीं कर रहा है, समझ गए। चलिए, अब इस अधिनियम के तहत क्या किया गया है? इस अधिनियम के तहत जो गवर्नर जनरल, ये जो गवर्नर जनरल, इनकी कार्यकारिणी में जो 4 व्यक्ति थे उनमें से एक को हटा दिया, यानी 4 में से उनकी संख्या 3 कर दी। इस अधिनियम, इस एक्ट के तहत, इस एक्ट के अनुसार जो कार्यकारिणी में 4 व्यक्तियों की नियुक्ति की गई थी 1773 के एक्ट में, अब इस वाले एक्ट में उनकी संख्या 4 से 3 कर दी। और दूसरा काम ये हुआ, इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये 2 चीजों, ये 2 स्थापना की गई। अब इसका काम क्या था और इसका काम क्या था? यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक क्रियाकलाप देखता था, यानी भारत के अंदर राजनीतिक क्रियाकलाप देखता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल का आदमी, और व्यापारिक मामले देखता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का आदमी। और इन दोनों का जो हेड था, चीफ, इन दोनों का जो चीफ था वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का हेड होता था। ब्रिटिश मंत्रिमंडल का कोई सदस्य इनका हेड होता था, और ये दोनों एक राजनीतिक मामला देखता था, एक व्यापारिक, जो ब्रिटेन के बाहर से चल रहे थे। राजनीति मामले ये वाला आदमी देखता है, व्यापारिक ये वाला देखता है। पेपर में सवाल यहीं से आना, ठीक है, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या क्या देख रहे हैं? एक राजनीतिक मामला और एक व्यापारिक मामला। इन दोनों का जो हेड है वो मंत्रिमंडल का सदस्य है, वो जो इनका है। इस अधिनियम में ये बात लिख के आई।
अब धीमे धीमे इस तरीके से एक्ट चलते जाएंगे और लास्ट में हम इस संविधान पर पहुंच जाएंगे कैसे संविधान जो है बना है। ठीक है, अरे इधर से कोई हाँ ना तो करो, सब सो गया क्या? चलिए अब आगे आया चौथा 1786 का अधिनियम। अब 1786 का जो अधिनियम आया तो इस अधिनियम के तहत जितना भी सैन्य संबंधी अधिकार थे, यानी सेना संबंधी अधिकार, सेना से संबंधित जितना भी अधिकार था, तो इस अधिनियम से पहले जितनी भी सेना थी उस सेना का जो हेड था वो होता था सेनापति। लेकिन इस अधिनियम के बाद में जो सैन्य संबंधी अधिकार हैं वो सब गवर्नर जनरल को दे दिए। जब सेना का जो चीफ है, जैसे आज सेना चीफ कौन है? राष्ट्रपति। ऐसे ही उस समय आज है राष्ट्रपति सेना के हेड, तीनों सेनाओं के हेड। ऐसे उस समय सेना का जो हेड था वो गवर्नर जनरल हो गया इस एक्ट के तहत। और इस एक्ट के तहत ही सेना का अधिकार गवर्नर जनरल के हाथ में चला गया और गवर्नर जनरल बने लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस ये बने। अब सेना का सारा संबंधित, सेना का जितना भी पावर था वो सब इनके हाथ में आ गया इस एक्ट के तहत। ये ध्यान रखना, इस अधिनियम के तहत सेना का सारा अधिकार इनके हाथ में। अब ये बन गए बंगाल के गवर्नर जनरल और वारेन हेस्टिंग्स चले गए लंदन। तो वारेन हेस्टिंग्स के हाथ में सेना का अधिकार नहीं था लेकिन इनके हाथ में। आगे आगे है 1793 का चार्टर अधिनियम। चार्टर अधिनियम, चार्टर होता है एक राजपत्र, यानी सरकार का एक पत्र है, उस पर इसको लिखा गया था, इसलिए इसका नाम चार्टर अधिनियम। 1793 का चार्टर अधिनियम। अब इस अधिनियम में क्या हुआ कि इस अधिनियम में ये बात बोली गई कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 के अधिनियम में लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो सेना का अधिकार दिया गया था, तो इस अधिनियम के तहत ये लिखा गया इस अधिनियम में कि अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल है और उनके जो सदस्य हैं उनको वेतन जो ब्रिटेन से मिलता था अब भारतीय राजकोष से दिया जाए। यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो सदस्य हैं उनको वेतन यानी सैलरी ब्रिटेन से न मिलकर भारत के राजकोष से दी जाएगी। इस अधिनियम में ये बात कही गई। ध्यान देना कौन से अधिनियम में क्या बात है, या तो साथ साथ आप नोट कर सकते हैं या फिर वीडियो ग्रुप में नोट कर दिया जाएगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ सिर्फ समझ लीजिए कि कौन से अधिनियम में क्या क्या काम हो रहा है। और ये धीमे धीमे एक्ट आगे को बढ़ते जा रहे हैं और ये संविधान बन के तैयार हो जाएगा 1950 में, जिस दिन लागू होता है 26 जनवरी को, वहां तक आपको लेके जाएंगे और उससे आगे चलेगा संविधान, कैसे संविधान का विकास होता
रहा है। आगे चलिए। देखिए जूम ऐप का वीडियो है, इसका जो सम टाइम है उस टाइम पर अपने आप बंद भी हो सकता है, तो कभी ये मत सोचिएगा कि कैसे बंद हो गया है, ऐसे आप सब समझदार। आगे है 6वां 1813 का अधिनियम। 1813 में ये बात बोली गई कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार कर रहे थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को चाय और चीन ये दो व्यापार करने के लिए, एक तो चाय का व्यापार और एक चीन के साथ में व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी फ्री थी। बाकी सारे व्यापारिक अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन लिए गए और वो चले गए गवर्नर जनरल के हाथ में। तो अब उनके अनुसार व्यापार होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी अपने मन से नहीं करेगी। केवल ये व्यापार चाय का और चीन के साथ ये ईस्ट इंडिया कंपनी करती है। आगे अगला पॉइंट था मुख्य व्यापार नीति का अनुसरण। मुख्य व्यापार नीति का अनुसरण, मुख्य व्यापार नीति का अनुसरण ये होता है कि इन दो व्यापारों को छोड़कर जो बाकी का व्यापार था उसमें उसका सारा सिस्टम हाथ में चला गया गवर्नर जनरल के हाथ में। बस इसी को बोलते हैं मुख्य व्यापार नीति का अनुसरण। क्या मुख्य आदमी के हाथ में है व्यापार की नीति कि कैसे कैसे व्यापार होना है, केवल इन दोनों को छोड़कर, एक चाय का व्यापार और एक चीन के साथ में व्यापार, ये ईस्ट इंडिया कर सकती थी अपनी मर्जी से, बाकी होगा वो गवर्नर जनरल। आगे अगला काम ये हुआ कि ईसाई मिशनरियों का भारत में अबाध को बिना रोके टोके भारत में प्रवेश, यानी ईसाई मिशनरी यानी ईसाई व्यक्ति जितने क्रिश्चियन हैं वो भारत में बिना रोके टोके आ सकते। ये इस एक्ट के तहत ये बात क्लियर हो गई कि कोई भी ईसाई आदमी भारत में बिना परमिशन के आ सकता है। और अगला काम था कि शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति के लिए गवर्नर जनरल ने इस एक्ट के तहत कि भारत में शिक्षा संस्कृति का विकास हो उसके लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया कि शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो इस अधिनियम में ये बात थी, पहली बात थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी चाय का व्यापार और चीन के साथ में व्यापार कर सकती है, बाकी सारे व्यापार गवर्नर जनरल के हाथ में चले गए, जिसको मुक्त व्यापार अनुसरण की नीति बोला जाता है। और आगे शिक्षा और संस्कृति के लिए 1 लाख रुपए दिए गए। तो ये बात इस अधिनियम के तहत हुई। अब आपके लिए समय दिया जाता है, जब तक ये वीडियो का समय है आप जो है ये जो है बताए हैं आज, इससे संबंधित कोई भी डाउट हो कोई भी व्यक्ति उधर से पूछ सकता है। कोई पूछना चाहेगा? सब सो गए? कुछ तो बोलिए भाई। चलिए सबकी समझ में आ रहा है, हम मान लेते हैं। आगे चलिए। अब आया 1833 का एक्ट। ये सब ये एक्ट समझ लो, पेपर में ये एक्ट आना है सर। 1833 का एक्ट। अब ये एक्ट क्या कहता है कि जो इस एक्ट में लिखा गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार करने का अधिकार था चाय और चीनी के साथ में,
उसको भी खत्म कर दिया गया। यानी अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार कर रही थी वो सारा व्यापार उसका बंद, अब चला गया गवर्नर जनरल के हाथ में। वो जैसे कहेगा तैसे व्यापार होगा, अब अपनी मर्जी से नहीं। पहला था। दूसरा है कि जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल गवर्नर जनरल बंगाल का था, उसको अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। पेपर में सवाल आएगा इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा है, तो 1833 के एक्ट के तहत। और आगे है प्रशासन का केंद्रीयकरण। प्रशासन का केंद्रीयकरण का मतलब होता है जो मद्रास और बंबई जो अलग प्रेसिडेंसी थी, वो अपने प्रेसिडेंसी के लिए अपना अलग कानून बनाती थी, उनका गवर्नर भी अलग होता था। लेकिन इस एक्ट के तहत क्या हुआ कि मद्रास और बंबई दोनों के लिए कानून अब यही गवर्नर जनरल बनाएगा जो भारत का गवर्नर जनरल। इसको बोलते हैं प्रशासन का केंद्रीकरण, यानी प्रशासन का सत्ता एक केंद्र के हाथ में चली। और आगे है कि जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 1773 एक्ट के तहत 4 सदस्य की नियुक्ति हुई, फिर 4 के 3 कर दिए और अब फिर 4 हो गए। इस एक्ट के तहत फिर एक चौथे सदस्य का नियुक्ति हुआ और फिर उस कार्यकारिणी में 4 व्यक्ति हो गए। और इस जो चौथा व्यक्ति इस कार्यकारिणी में सम्मिलित हुआ उसका नाम था लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले इसको चौथे व्यक्ति के रूप में कार्यकारिणी में सम्मिलित किया गया इस एक्ट के तहत। और अगली बात जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये है 1833 अधिनियम के तहत दास प्रथा की समाप्ति की बात कही गई। ध्यान रखिएगा, दास प्रथा की समाप्ति की बात कही गई। अभी समाप्त नहीं हुई है, बात कही गई, समाप्त होगी आगे आने वाले है। ठीक है, क्योंकि इस दास प्रथा को बात कही गई है 1833 में कि दास प्रथा को भारत से समाप्त किया गया है, लेकिन समाप्त किया गया है 1843 में, जब गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरू थे, उनके शासनकाल में दास प्रथा को समाप्त किया गया है। लेकिन दास प्रथा को समाप्त करने का बात जो है इस अधिनियम के तहत कहा गया है कि इस एक्ट के तहत कही गई कि भारत से दास प्रथा को समाप्त किया। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, दास प्रथा की समाप्ति की बात कही गई है इस अधिनियम में, लेकिन ये समाप्त हुई है दास प्रथा 1843 में, जिस समय पर गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरू थे भारत के। ये ध्यान दीजिएगा इसे। ये था 1833 का है जिसमें ये बात कही गई। हम आशा करते हैं कि आपकी बात समझ में आई होगी। यदि कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अब कोई तो बोल दो उधर से। सर नो डाउट। अच्छा, आपका नाम? आशीष पुरोहित। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, बाकी अगर कोई भी डाउट हो तो कभी पूछ सकते हैं, और हमारा जो ग्रुप में नंबर है व्हाट्सएप का, उस पर भी आप जो है कर सकते हैं, और वहां भी आपका जवाब दे देंगे कि क्या आपको समस्या। और यहाँ से आगे का जो अगला एक्ट है 1853 का एक्ट है, यहाँ से आगे बात कल शुरू होगी।